आज दोस्तों हम बात करेंगे कि जापान आज की डेट में कोई आर्मी क्यों नहीं रखता है, जबकि उसकी नेबरिंग कंट्री चाइना और नॉर्थ कोरिया उसके बहुत बड़े दुश्मन माने जाते हैं। और जब जापान की आर्मी पहले बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी, तो आज की डेट में उसके पास कोई आर्मी क्यों नहीं है। देखिए, जापान अपनी आर्मी की ब्रुटैलिटी के लिए वर्ल्ड वॉर टू या उससे पहले बहुत जाना जाता था कि उनकी आर्मी बहुत स्ट्रांग और बहुत बेरहम है। वो अपने एनिमी को, अगर एनिमी ने सरेंडर किया तो वो इस बात से बहुत नाराज होते थे कि आप जंग के मैदान में कोई सरेंडर कैसे कर सकता है। और वो जब उनके फिर जो आर्मी ट्रूप्स होते थे उनको कैदी बनकर बना के उनसे लेबर का काम और उनको खाना भी नहीं दिया करते थे, जिससे माल न्यूट्रिशन और बहुत ज्यादा हो जाता था। और जिन कंट्रीज को या जिन देशों को उन्होंने हराया, वहां पे उनकी ब्रुटैलिटी के किस्से इतने मशहूर हैं कि वहां पे औरतों को रेप करना, बच्चों को मार देना, और जो वहां पे आदमी थे या आर्मी वर्कर्स थे उनको लेबर की तरह ट्रीट करना और खाना भी ढंग से नहीं देना, ये सब उनकी ब्रुटलिटी के बहुत छोटा सा एक हिस्सा है। इससे कहीं ज्यादा ब्रूटल थी जापानीज आर्मी। तो ऐसा क्या हुआ कि जो जापानीज आर्मी इतनी ब्रूटल और इतनी खतरनाक हुआ करती थी, आज की डेट में उनके पास कोई आर्मी नहीं है। और इस बात का भी ध्यान रखिए कि जापान पहली एशियन कंट्री था जिन्होंने यूरोपियन पावर रशिया को सिर्फ हराया नहीं, बहुत बुरी तरीके से हराया था। अब इस पे आप चाहे रशिया की गलती माने कि उन्होंने जापानीज को अंडर एस्टिमेट किया है, या आप ये भी कह सकते हैं कि जापान की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी थी। इस बात पे अभी भी बहुत डिबेट होती है कि इतनी छोटी सी कंट्री इतनी बड़ी मिलिट्री पावर को उस टाइम कैसे हरा सकती थी, और उन्होंने क्या टैक्टिक्स यूज किए या कैसी स्ट्रेटेजी बनाई कि उन्होंने इतनी बड़ी मिलिट्री पावर, जिससे उस टाइम तक यूएसए और जर्मनी रशिया को एक ही जैसा मिलिट्री पावर में माना जाता था, और वो उस टाइम दुनिया के सबसे बड़ा मिलिट्री पावर हाउस था। तो उन्होंने रशिया को उस टाइम कैसे हराया, इस बात पे बहुत बड़ी डिबेट होती हो सकती है। और हम आज उस बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि जापान की आर्मी क्यों नहीं है। देखिए, ये टाइम है वर्ल्ड वॉर टू का, जब जापानीज ने पर्ल हार्बर, जो कि अमेरिका का एक टापू है, उस पे एयर स्ट्राइक कर दी थी। उस टाइम तक अमेरिका वर्ल्ड वॉर टू में ऑफिशियली नहीं आया था, और इस इवेंट के बाद अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, और उनके प्रेसिडेंट ने यह अनाउंस किया कि उन्होंने इस जो पर्ल हार्बर इवेंट हुआ है उसके रिस्पॉन्स में अमेरिका को ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर टू में उतार दिया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका वर्ल्ड वॉर टू में जापान के साथ की कंट्री के अगेंस्ट में लड़ा। और उन्होंने पर्ल हार्बर 1941 में हुआ था, और उसके 4 साल बाद 1945 में आपको पता ही होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी में उन्होंने एटम बम गिरा दिया, जिसकी वजह से जो जापान था उसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, और उन्होंने अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर दिया। जब जापानीज ने सरेंडर किया तो उनसे एक एग्रीमेंट, सरेंडर एग्रीमेंट बोलते हैं जिसको, वो साइन कराया अमेरिकन्स ने। अब इसमें क्या था, उनके इस एग्रीमेंट में था कि जो जापानीज आर्मी है अब वो कभी वजूद में नहीं आएगी। उनके एक जो उनका कॉन्स्टिट्यूट है उसमें एक आर्टिकल 9 ऐड किया गया। आर्टिकल 9 क्या है? आर्टिकल 9 ये कहता है कि जापान अब आएंगे आइंदा कभी अपनी आर्मी को डेवलप नहीं करेगा, और जापान कभी भी अपनी आर्मी नहीं रख सकता। तो ये एक रीजन है कि जापान आज की डेट में उसके पास कोई आर्मी नहीं है। लेकिन जापान जब को उन्होंने आर्मी लेस छोड़ दिया था, तो उनके ऊपर बहुत बड़ी समस्या ये आ गई थी कि जो उन कंट्रीज थी, जैसे उनके पड़ोस में चाइना और नॉर्थ कोरिया, वो उनसे बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गए थे। और जब सिक्योरिटी के पर्पज से अमेरिकन ने उनको ये कहा कि ठीक है, जब भी आपको ये जरूरत होगी, आप पे कोई भी अटैक करेगा तो उसका जवाब अमेरिका देगा। इस तरीके से अमेरिका जापान का एक अलाई बन गया। अब ऐसे नहीं है, अब आपने सुना होगा कि जापान की मिलिट्री स्पेंडिंग वर्ल्ड में 8th है, और उनकी मिलिट्री बजट $42 बिलियन। तो ये क्या है?
देखिए, जापान की कोई आर्मी नहीं है, उनकी एक छोटी सी, आप ये कह सकते हैं कि डिफेंस सिस्टम है, जिसमें छोटी सी आर्मी है, छोटा सा नेवी है, उनकी छोटी सी एयरफोर्स है। तो ये किसी देश पे अटैक करने के लिए नहीं, खुद के डिफेंस के लिए है। और ये अपनी जीडीपी का लगभग 1% इसमें अपनी मिलिट्री बजट को देते हैं, जो कि 42 बिलियन डॉलर्स है। और ये भी कहा जाता है कि जापान की जो डिफेंस सिस्टम है, या जो उनकी डिफेंस एकेडमी है, वो बहुत ही टेक्निकली एडवांस्ड है। और इसको यूएस का तो सपोर्ट है ही, क्योंकि यूएस इसका अलाई बन चुका है। अब काफी सारी खबरें ये भी आ रही है कि यूएस ने ये भी कहा कि भाई अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ाओ। और और इनके प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये भी कहा कि इनकी अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग को बढ़ा के कम से कम 2.5 या 5% करो जीडीपी का, जो कि आपका 1% है। तो इस पे काफी सारी चर्चा हो रही है, लेकिन जो जापानीज के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने अभी इस पे रिस्पॉन्ड में कुछ कहा नहीं है। और ये हो सकता है कि जापान अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाए, और जो उनकी, जैसे चाइना और नॉर्थ कोरिया उनके पड़ोसी हैं, ताकि वो उनसे भी सिक्योर रहे। और आज की डेट में जापान की पावर, मिलिट्री पावर ऐसा नहीं है कि बहुत कमजोर है। जापान की 42 बिलियन डॉलर्स का उनका मिलिट्री बजट है। तो इस हिसाब से जापान की मिलिट्री ना होती हुई भी जो उनकी डिफेंस है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और जापानीज को वॉर की बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी वॉर्स लड़ी भी हैं और बहुत सारी वॉर जीती भी हैं। अगर हम बात करें 1914 के बाद से, जो जापानीज की वॉर बहुत ज्यादा हुई है और उन्होंने जीती भी हैं। अगर बात करते हो, जापान रशिया के साथ भी लगा था, वो उसमें उसमें जापान विड्रॉल किया था रशिया ने। और उसमें जापानीज और चाइना की 1931 से 1932 के बीच में भी वॉर हुई, जिसमें जापान की विक्ट्री हुई। और फिर उसके बाद 1940 में जापान की फ्रांस से हुई, जो उसमें फिर से जापान की विक्ट्री हुई। तो आप देख सकते हैं कि जो जापान की विक्ट्री है और उनका वॉर एक्सपीरियंस है, वो काफी ज्यादा है। तो उनको इसमें बहुत फायदा मिलता है। जो उनका डिफेंस बजट भी इस टाइम बहुत ज्यादा है, 42 बिलियन डॉलर का। तो अब सवाल ये उठता है कि जापान को अभी भी अमेरिका पे निर्भर रहना चाहिए उनकी सिक्योरिटी के लेके, या उनको अपनी खुद की आर्मी डेवलप करनी चाहिए। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है। और आर्टिकल 9 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। आर्टिकल 9 सीधा सीधा ये बोलता है कि जापान अपनी आर्मी अब कभी भी नहीं रख सकता, और जब भी उनको आर्मी की जरूरत होगी। हालांकि अमेरिकन ने बाद में उनको अलाई बनाया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गए थे अपनी नेबरिंग कंट्री से। तो अमेरिकन ने उनको अलाई बनाया कि भाई तुम पे कभी भी कोई अटैक होगा, या कभी भी तुम्हारी सिक्योरिटी को कोई ब्रीच करेगा, तो तुम्हारी मदद के लिए अमेरिका आएगा। तो इस वजह से जापान अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग इतनी कम 1% रखता है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की मिलिट्री स्पेंडिंग जीडीपी का नियरली 15% है, और जापान का 1% है। तो आप देख सकते हैं कि जापान कितना कम अपनी मिलिट्री पे स्पेंड करता है, क्योंकि यूएस का अलाई होने की वजह से। अब सवाल ये उठता है कि उसको यूएस पे ही डिपेंड होना चाहिए, या अपनी खुद की आर्मी बनानी चाहिए। आर्टिकल 9 को अपने कॉन्स्टिट्यूशन से हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। इसका जवाब आप दोस्तों मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।